हेलो एंड वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन। तो उसमें से एक है हमारा ओलिगोहाइड्रोमेनोस। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओलिगोहाइड्रोमेनोस होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमेनास और एक होता है पॉलीहाइड्रोमेनास। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे ओलिगोहाइड्रोमेनास क्या है, व्हाट इज ओलिगोहाइड्रोमेनोस। So oligohydramnios is when you have low amniotic flow during pregnancy। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ओलिगोहाइड्रोमेनोस है, जब जो फीटस होता है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो बोल सकते हैं कि पानी कम हो जाना। तो बेबी उसमें क्या होने लगता है, डिस्ट्रेस में जाने लगता है। तो बेबी का बोल सकते हैं कि फीटस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पर पानी कम हो जाता है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो लो हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एवरेज रेंज कम से कम 600 होना चाहिए। 500 से 1000 तो हम एक तरह से नॉर्मल एक बात कर सकते हैं, लेकिन 600 ml एक एवरेज रेंज के अंदर आ जाता है। तो 600 ml होना चाहिए। और ओलिगोहाइड्रोमेनोस में होता क्या है कि जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए, इसमें लिखा है एन एबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml। तो ओलिगोहाइड्रोमेनोस की कंडीशन बनती कब है, जब 200 ml से भी कम हो जाता है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। वो भी कब, इन थर्ड ट्राइमेस्टर के टाइम पर 200 ml से भी कम हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है ओलिगोहाइड्रोमेनोस। तो या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी का कम होना फीटस में पानी कम हो जाता है, उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रोमेनोस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका कारण क्या क्या होता है, कॉजेज क्या क्या होते हैं। एग्जैक्ट इसका कोई कारण नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर इस कारण से होता है, बट कुछ यहाँ पर मे भी हो सकता है कि इन कारणों से ओलिगोहाइड्रोमेनोस हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज दैट अफेक्ट योर बेबी किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट। अब फॉर एग्जांपल कोई कंजेनाइटल एनोमलीज है, लाइक कोई कंजेनाइटल है, पहले से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकती है, रीनल से रिलेटेड हो सकती है। तो उसमें क्या होता है, किडनी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में अफेक्ट देखने को मिलता है। वो भी किस कारण से, कंजेनाइटल अगर कोई एनोमलीज है रिलेटेड टू किडनी या फिर रीनल से रिलेटेड, तब जाके हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम विथ योर प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, लाइक प्लेसेंटा में या फिर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, या फिर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो कुछ भी हो सकता है प्लेसेंटा से रिलेटेड। तो इस कारण से भी ओलिगोहाइड्रोमेनोस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गोइंग मोर देन 2 वीक पास्ट योर ड्यू डेट। इसके साथ साथ अगर, तो यहाँ पर बोल रहा है कि गोइंग मोर देन 2 वीक पास्ट योर ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं, अगर आपकी डेट है सितंबर में और यहाँ से 2 वीक, मान लो आपकी लास्ट सितंबर में है, 30 सितंबर में डेट है, लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी या फिर जो डिलीवरी है वो डिले हो जाती है या फिर 2 वीक डिले हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी ओलिगोहाइड्रोमेनोस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो पानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में भी ओलिगोहाइड्रोमेनोस देखने को मिलता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। और इसके साथ साथ देखते हैं डायबिटीज़, अगर फीटल डायबिटीज़ है तब भी ओलिगोहाइड्रोमेनोस की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अदर कॉजेज़ की बात करते हैं तो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि देखिए पानी की कमी हो रही है तो सबसे बड़ा रीज़न है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के कारण, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके कारण फीटल में भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा, मतलब लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री लेवर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो इसके साथ साथ जो मेम्ब्रेन होती है, प्री लेवर रप्चर्स जो मेम्ब्रेन है, मतलब लेबर के पहले ही क्या होने लगती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। मतलब डिलीवरी के, जैसे कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड को कवर करके रखती है, लेकिन अगर लेबर के पहले, डिलीवरी के पहले ही अगर वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उस कारण से भी एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ओलिगोहाइड्रोमेनोस का कारण, कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है लेबर के पहले, तब भी हमें देखने को मिलेगा ओलिगोहाइड्रोमेनोस।
नेक्स्ट देखते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का मतलब है कि एक मतलब ट्विन टू ट्विन बोल सकते हैं कि कोई भी अगर ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की बात करते हैं तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में यहाँ पर ये बोला गया है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर प्लेसेंटा एक है और ट्विंस बेबी है या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्विंस जुड़वा बच्चे हैं, तो उस कारण से होता क्या है कि एक दूसरे में जो हमें बोल सकते हैं कि अगर प्लेसेंटा एक है तो उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट है या फिर ट्रांसफ्यूजन जो होता है ना, ब्लड फ्लो होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। या तो एक ट्विंस मतलब एक फीटस में ज़्यादा होगा और एक फीटस में कम हो जाएगा। तो ट्विन ट्रांसफ्यूजन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लेसेंटा होने के कारण दोनों ट्विंस में जो ब्लड फ्लो होता है वो इरेगुलर हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों में बैलेंस नहीं बन पाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन के कारण भी ओलिगोहाइड्रोमिनोस देखने को मिल सकता है। तो ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम से हम यही समझते हैं कि अगर एक प्लेसेंटा के थ्रू एक ट्विन को तो प्रॉपर मैनेज हो रहा है, प्रॉपर बैलेंस हो रहा है, लेकिन सेकंड ट्विन को प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा, मैं सॉरी ट्विन बोल रहा है, फीटस को प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो दोनों में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनोस। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोस की कंडीशन हो गई है, एमनियोटिक फ्लूइड फीटस में कम हो गया है, तो उस ड्यूरिंग हमें उस समय हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो है यूट्राइन साइज स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया। जो यूट्राइन साइज है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया। नेक्स्ट है यूट्रस इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट। जो यूट्रस होगा वो क्या होगा, स्मॉल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड ना होने के कारण यूट्रस क्या हो जाएगा, एक तरह से कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, तो यूट्रस में स्मॉल देखने को मिलेगा। या फिर बोल सकते हैं फील फुल ऑफ फीटस, हम फीटस को प्रॉपर फील कर सकते हैं क्योंकि उसमें फ्लूइड ही कम रहेगा। नेक्स्ट है फीटल पार्ट ईजली फेल्ट। जो फीटल के पार्ट है हम ईजिली फेल्ट कर सकते हैं, ईजिली उसे फील कर सकते हैं, ईजिली हम उसे बोल सकते हैं कि हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो फीटल पार्ट ईजिली फेल्ट। नेक्स्ट है मदर फील लेस फीटल मूवमेंट। मदर को फ्लूइड ना होने के कारण या फिर फ्लूइड कम होने के कारण मदर को फीटल का मूवमेंट प्रॉपर नहीं फील होगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फीटल का मूवमेंट जो होता है ना, बेबी जो राउंड होता है, मूवमेंट करता है हमारे फीटस में, टमी के अंदर, तो वो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखने को मिलेंगे माल प्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ माल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा अगर ओलिगोहाइड्रोमिनास है, फ्लूइड का यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो उस कारण से माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। मोस्टली माल प्रेजेंटेशन में मोस्टली जो होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अदर भी प्रेजेंटेशन रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा या फिर किसी और भी रीज़न से वहाँ पर माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, जिससे डिलीवरी में भी मतलब ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं डायग्नोसिस, क्या जो एक्चुअल जो डायग्नोसिस है हम यहाँ पर क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि अगर हमें साइन देखने को मिलता है लो एमनियोटिक फ्लूइड का, योर हेल्थ केयर प्रोवाइड विल मेजर द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज यूट्रस यूजिंग एन अल्ट्रासाउंड। अगर आपको लगता है कि एमनियोटिक फ्लूइड लेस है, कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं, तो जो एग्जिट जो डायग्नोसिस होगी, हमें एग्जिट कब पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड लो हुआ है या नहीं। तो इसका जो जो मैन डायग्नोसिस होगा अल्ट्रासाउंड होगा, हम या फिर हम जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं सोनोग्राफी जिसे हम बोलते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से हमें यहाँ एग्जिट पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड लो हो गया है। तो इससे हम पता करेंगे कि ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस के ही लक्षण है। नेक्स्ट से इफ द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज लेस देन द रिकमेंडेड अमाउंट द गेस्टेशनल एज ऑफ योर फीटस यू हैव ओलिगोहाइड्रोमिनस। तो अल्ट्रासाउंड के दौरान जब हमें पता चलेगा कि फ्लूइड जो है अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है, नॉर्मल की अपेक्षा कम है, तो उससे हम यहाँ पर जो गेस्टेशनल एज में जो होना चाहिए उससे कम है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये क्या है, फीटस में डिस्ट्रेस हो रहा है, इस कारण से ओलिगोहाइड्रोमिनस हमें देखने को मिला है। तो ये डायग्नोसिस हो जाती है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो मेन है अल्ट्रासाउंड। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है सिचुएशन पर। कोई भी ट्रीटमेंट है किस कारण से ओलिगोहाइड्रोमिनोस की कंडीशन देखने को मिल रही है,
या फिर इसका जो मेन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो देखिए फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखेंगे मॉनिटरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मॉनिटर करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड का, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो बेबी को फीटस में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि फ्लूइड ही कम है। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलर चेकअप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसका रेगुलर चेकअप करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना, क्योंकि रेगुलर चेकअप हमें क्यों करना है, रेगुलर चेकअप से हमें पता चलेगा कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमें तुरंत डिलीवरी करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें मदर को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेगुलर चेकअप भी करना है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना है। साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे एमनियो इन्फ्यूज़न। अब एमनियो इन्फ्यूज़न से हम क्या समझते हैं, एमनियो इन्फ्यूज़न अगर आपको लगता है कि ये डिलीवरी का टाइम नहीं है, यहाँ पर इस ड्यूरेशन में डिलीवरी नहीं हो सकती है। देखिए कभी कभी ओलिगोहाइड्रोमेनोस की कंडीशन मोस्टली 7 या 8 मंथ में मोस्टली देखने को मिलती है। पोस्टपार्टम या फिर कोई कुछ वीक 2 वीक एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उस कारण से भी रप्चर हो जाती है मेम्ब्रेन, तो ओलिगोहाइड्रोमेनोस देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम जो जेस्टेशनल एज होता है, मतलब या फिर लेबर का टाइम नहीं आया है, पूरे वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसके पहले ही ओलिगोहाइड्रोमेनोस देखने को मिल जाता है, तो हमें आर्टिफिशियल फ्लूइड को इंसर्ट करना होता है। तो आर्टिफिशियल जो फ्लूइड हम यहाँ पर कुछ स्पेशल फ्लूइड को जो इंसर्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं अमीनो इन्फ्यूज़न। तो एमनियो इन्फ्यूज़न हम बोलेंगे, इसमें क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक में कुछ स्पेशल फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है ताकि उस एमनियोटिक फ्लूइड की कमी की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकेशन टू डिक्रीज फीटल यूरिन प्रोडक्शन। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मेडिकेशन देखेंगे टू डिक्रीज फीटल यूरिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है एमनियो रिडक्शन। अब एमनियो रिडक्शन से हम क्या समझते हैं, रिमूविंग सम एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू अ निडल। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कुछ जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसे निडल के हेल्प से यहाँ पर रिमूव कर देंगे, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि अगर हम यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फ्यूज़न कर रहे हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा एमनियो इन्फ्यूज़न कर रहे हैं तो उस दौरान हम जो जो कुछ अमाउंट है उसे हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा मैन है एमनियो इन्फ्यूज़न हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ फीटल यूरिन प्रोडक्शन के लिए मतलब मेडिकेशन दे सकते हैं। क्यों, डिक्रीज फीटल यूरिन प्रोडक्शन के लिए हम मेडिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैन होगा, डिलीवरी इफ़ क्लोज टू फुल टर्म। अब हमें अगर जैसे कि अभी हमने बात की कि कभी कभी 7 या 8 मंथ में होता है, तो हमें फुल टर्म का इंतज़ार नहीं करना है कि फुल टर्म होने के बाद ही हम डिलीवरी करें पाएंगे। नहीं, अगर सिचुएशन ऐसी है कि बेबी डिलीवर्ड हो सकता है तो उसे सीज़र के या फिर नॉर्मल लेबर से भी नॉर्मल डिलीवरी भी करवा सकते हैं। तो हमें फुल टर्म का इंतज़ार नहीं करना है। नेक्स्ट है सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी टू मॉनिटर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। तो जो भी हमें मॉनिटर करना है अल्ट्रासोनोग्राफी के एमनियोटिक फ्लूइड या फिर इंडेक्स को देखना है। एडिक्वेट रेस्ट, तो मदर को जो भी माँ है उसे प्रॉपर रेस्ट देना है ताकि फीटल को भी प्रॉपर रेस्ट मिल सके। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। तो देखिए हमने कॉज में बात की थी कि डिहाइड्रेशन के कारण भी एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आ जाती है, तो हमें हाइड्रेट रखना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए अगर इंस्टेंट हाइड्रेट रखना है तो देखिए पानी तो पीना ही है, लेकिन हमें तुरंत हमें हाइड्रेट रखना है, तो उसके लिए हम ओरल भी दे सकते हैं या फिर IV हाइपोटोनिक फ्लूइड भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रेट रखने के लिए जो होगा IV में हाइपोटोनिक फ्लूइड यहाँ पर हम देंगे। और अगर इसके साथ साथ हमें पानी सबसे ज़्यादा पीने के लिए बोलेंगे, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बोलना होगा। तो ये हमारा हो जाता है कुछ ट्रीटमेंट ओलिगोहाइड्रोमेनोस का। अब ये तो कुछ हमारे जैसे कि हमने देखा कि अब इसके साथ साथ हम ये देखेंगे, जैसे हमने बोला पानी पीने के लिए बोलेंगे, तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ओलिगोहाइड्रोमेनोस की कंडीशन किन कारणों से हुई है। अगर डिहाइड्रेशन के कारण हुई है तो हम उसे सजेस्ट करेंगे कि आपको पानी ज़्यादा पीना है या फिर हम उसे हाइड्रेट करने के लिए बोलेंगे। और अगर जैसा कि अभी हमने बात की कि अगर 7 से 8 मंथ में तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फुल टर्म का इंतज़ार नहीं करेंगे, डिलीवरी के टाइम का इंतज़ार नहीं करेंगे, सीज़र या फिर उसे बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हमने देखा एडिक्वेट रेस्ट अगर ज़रूरत है तो। और यहाँ पर हमने देखा था एमनियो इन्फ्यूज़न। तो एमनियो इन्फ्यूज़न हमें कब देना है, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो ये कुछ ट्रीटमेंट हो जाते हैं। आई होप कि आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। ओलिगोहाइड्रोमेनास क्या होता है और इसमें जो मेन रीज़न होता है वो किन किन कारणों से होता है। वैसे एग्जैक्ट कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन इन कारणों से भी ओलिगोहाइड्रोमेनास हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।